सेंटर और आज हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। आज से ठीक 75 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष ब्रिटिश के चंगुल से स्वतंत्र हुआ था। लेकिन ये स्वतंत्रता कैसी थी? ये स्वतंत्रता हमें माँ समान भारत के टुकड़े करने के बाद मिली थी। ये स्वतंत्रता हमें लाखों हिंदू और सिखों की हत्याएं और माताओं बहनों के बलात्कार के बाद मिली। 15 अगस्त की पूर्व रात्रि को जब पेरिस से कपड़े धुलवाने वाले नेताजी, जहाज से सिगरेट मंगवाने वाले नेताजी, जेब में गुलाब का फूल लगाने वाले नेताजी दिल्ली में स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनने की खुशी मना रहे थे, शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे, ठीक उसी समय लाहौर, पंजाब, बंगाल, बिहार और अन्य जगहों पर मजहबी उन्मादी भीड़ द्वारा हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हो रहा था। माताओं बहनों का बलात्कार किया जा रहा था। भारत को स्वतंत्रता मिले इससे पहले ही मजहब के नाम पर भारत माता का सीना चीरकर एक देश पाकिस्तान बनाया गया। उस समय सिर्फ भारत का विभाजन ही नहीं हुआ बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए। दुनिया का सबसे भयावह जनसंहार हुआ। आज हमारे 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आज बातचीत करेंगे अपने स्टूडियो में मौजूद एक अनुभवी सेनानी सुरेश पाटिल जी से। सुरेश पाटिल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते बहन। तो सर, सबसे पहले हमारा यही सवाल होगा कि आप इस आज़ादी को किस नज़रिए से देखते हैं? शुरुआत में मैं सभी भारतवासियों को और सम्मान नागरिकों को दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं और मेरे दो शब्द आपके सामने पेश करना चाहूँगा। आपने जैसा विस्तृत बहुत सुंदर बयान किया कि हमें आज़ादी कैसे मिली और उसके परिणाम क्या हुए। हालांकि मैं 15 दिन पहले आज़ादी से पहले जन्मा हुआ हूँ, इंसान हूँ। मेरे भी 75 साल 15 दिन पहले पूरे हुए। तो इसमें आपकी क्या क्या अनुभव रहे? हम आपके अनुभव, दर्शक भी आपके अनुभवों को जानना चाहेंगे। आपने जैसे कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। खैर, सैनिक तो हमेशा के लिए सैनिक ही रहता है। मैं 68 में फ़ौज जब ज्वाइन हुआ और 71 में जब लड़ाई में मेरी पलटन रजौरी में या आजकल का जो JNK है, वहाँ मेरी फ़ौज, मेरी बटालियन तैनात थी। उस समय उस लड़ाई में मैं भी बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था और मेरे पलटन के 6 अधिकारी और 47 जवान मारे गए थे। अब उसका कारण अगर हम पीछे की तरफ जाके देखें इतिहास में तो बड़ा दुखदाई है। हालांकि हमारी ये स्वतंत्रता की ये जो लड़ाई जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले महाराणा प्रताप, उन्होंने भी संघर्ष किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और फिर आगे चलते 47 तक हमारा यह संघर्ष जारी रहा। लेकिन संघर्ष की जो शुरुआत 1500 के आसपास से शुरू हुई है। तो ये संघर्ष बहुत मतलब दुखदाई था, क्योंकि हमारी जो मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि इस देश में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसे, हमारी सनातन संस्कृति है जो लाखों सालों से चलते आ रही है और आगे चलती रहेगी। जी। लेकिन हमने देखा है कि इसे मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। जी। और आज से नहीं, ये प्रयास किए जा रहे हैं कई वर्षों से। जी। पहले यहाँ मुगल आए, जी, यहाँ पाश्चात्य संस्कृति आई, जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सनातनियों भाई बहनों ने अपनी धार्मिक धारणा को बचाकर रखा, अपनी पीढ़ियों को उसे दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि आजकल हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हिंदुस्तान में जो देशवासियों की मानसिकता है वो अभी भी आज़ाद नहीं हुई। नहीं, देखिए, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया तो हमें सही मायने में सही चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई। शायद बहुत सारों को पता ना हो कि हमारे जो प्रथम
शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, तो उनका जन्म मक्का मदीना में हुआ था। वो 1902 में भारत आए कलकत्ता। उसके बाद वो कोई स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो तो मदरसा में पढ़े लिखे थे। और उधर क्या सिखाया जाता है वो आपको सबको पता है। तो उसके बाद के भी पांचों हमारे शिक्षण मंत्री इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, यानी मैं सीधा कहूँ कि मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा अखंड भारत था। आज के दिन में 30 लाख भी नहीं बचा हुआ। तो इसका कारण एक यही है कि जैसे हमारी वहाँ सनातन संस्कृति अफगानिस्तान में थी, हमारे पूर्वज भी वहाँ थे, आज के दिन में भी है। उसके बाद वहाँ बुद्धिज़्म आ गया और आज तालिबानी आ गया। लेकिन वहाँ के लोग भी आज के दिन में यही कहते हैं कि दुनिया में एक ही जगह जहाँ से खुशबू आ रही है और वो है हिंदुस्तान। और वो भी कहते हैं कि दुनिया का आत्मा हिंदुस्तान है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे युवकों को और हमारे नई पीढ़ी को गुलामताज के जकड़ से बाहर निकलना चाहिए। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके पीछे जाने की ज़रूरी नहीं, हालांकि पाश्चात्य संस्कृति हमसे सीखना चाहती है। बिल्कुल। और ये सारे बहुत सारे हमने देखे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे विदेशों में लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को गर्व से अपनाते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान ही है और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसने यहाँ के जो युवा है उनकी मानसिकता ऐसी कर दी है कि उन्हें हिंदुत्व और सनातन होने पर गर्व महसूस नहीं होता है, उसको फॉलो करने में उन्हें शर्म आती है, उसको वो रूढ़िवाद बोलते हैं। जबकि वही चीज को विदेशों में बहुत गर्व से अपनाया जाता है। अभ्यासक्रम है स्कूलों का, कॉलेजेस का, उसमें क्रांति आनी चाहिए, उसमें सच्चाई क्या ये बताना चाहिए। जी जी जी। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। जी जी। हर घर तिरंगा मुहिम चलाई गई है इसके तहत, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस मुहिम का हमारी भारतीय संस्कृति या ये मुहिम हमारी भारतीय संस्कृति को लौटा पाएगी? सही मायने में आज अमृत महोत्सव के हम 75 साल में जश्न मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। मैं तो कहता हूँ ये दिवाली दशहरा जैसा एक पर्व है। हर घर में तो मिठाई बननी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ अगर चंद्रमा से भी अगर कहीं जाके ऊपर से देखे तो पूरा भारतवर्ष जो अखंड भारत जो हम कहते रहे हैं उसमें तिरंगा ही दिखाई देगा। हालांकि राजनीति वालों ने अपने अपने रंग बांट लिए, किसी ने पीला लिया, किसी ने काला लिया, किसी ने नीला लिया, लेकिन हमारा तो रंग एक ही है, तिरंगा। और उसके अलावा जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमारा भगवा जो हमें दिया है, तो ये सनातन की जो पहचान है सही मायने में, तो वो हमारे रंग होने चाहिए। भारत के जो सैनिक हैं उनका जीवन कैसा होता है? देखिए हमारा सैनिकों का जीवन तो एक साधु सन्यासी जैसे होता है। जब हमें मूछें नहीं होती तब हमें भर्ती किया जाता है 15, 16, 17, 18 साल में। सर हम भर्ती का प्रोसीजर भी समझना चाहेंगे कि जब आपकी भर्ती हुई थी तब आपको क्या कुछ फेस करना पड़ा था, क्या कुछ कठिनाई आई थी आपको इस भर्ती के लिए? वो जज्बा तो खैर बचपन से ही था, क्योंकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतना इतिहास में मतलब एक दूसरे से घरों में सुनते रहते थे। और आपको पता है महाराष्ट्र में तो हमारे शिवाजी राजा के इतने किले हैं, तो हम छोटे थे तब से ही हम लोग वो किले देखने जाते थे। तो उस समय एक राष्ट्र के प्रति एक इतना मतलब मजबूत मतलब इरादा हुआ कि नहीं, हमने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। उसके बाद में हमने सावरकर जी के बारे में भी पढ़ा और ख़ुद आंखों से 26 फरवरी को मैं हर साल अंडमान निकोबार जाता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि इन लोगों ने ये देश के प्रति इतनी मेहनत की और इतने कष्ट उठाए। तो ये सारा देखने के बाद में हमेशा मेरे को लगता था, कॉलेज में जब मैं था तो 68 में मैंने फ़ौज जब ज्वाइन की, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा जीवन एक साधु सन्यासी जैसे होता है। अब हम लोग जब सीमा पे तैनात होते हैं तो सुबह से 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर दूसरे दिन 7 बजे तक, यानी 24 घंटा ड्यूटी पे, यानी 30 दिन है तो 30 दिन ड्यूटी। मतलब घर में कोई हादसा हुआ है या होली है या दिवाली है, हमारे लिए तो सब वही है। तो हमारा जवान जब 3 साल वहाँ सर्विस मतलब पोस्टिंग हमारा होता है, तो हम सही मायने में 9 साल का काम करते हैं। और हम 15 साल जब हमारा जवान 15 साल 17 साल सर्विस करता है
तो उसने सही मायने में 45 सालों का काम किया होता है। बनिस्पत सिविल में अगर आप देखेंगे पिछले 30 सालों से हम सेकेंड इनिंग में समाज के प्रति काम कर रहे हैं, पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे यहाँ 30 दिन में 15 दिन भी काम नहीं होता। मतलब हम अभी इजराइल के अभ्यास दौरे पे गए हुए थे, तो इजराइल में जितने साल में छुट्टी नहीं है उतने यहाँ हमारे महीनों में छुट्टी होती है। वो हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कह रहा हूँ, बट कहने का मकसद ये है कि हमें फौजियों के जैसे हमें पूरा राष्ट्र निर्मित के लिए जुड़ना चाहिए। और हर साल 40 से 45 हज़ार सैनिक निवृत्त होते हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये राष्ट्र निर्मित के लिए काम में लाना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा अखंड भारत 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, आज वो 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं बचा। तो जो बचा है उसको अच्छी तरह से सुदृढ़ बनाना है, उसको आर्थिक एक सक्षमीकरण करना है और एक दुनिया का दोबारा एक विश्व गुरु बने, ऐसा हमने काम करना है। तो मैं समझता हूँ हमारे सैनिकों का ये दायित्व है कि सेकेंड इनिंग में समाज के प्रति हम तो काम कर ही रहे हैं। और मैं समझता हूँ भारत सरकार ने हमारे सैनिकों का जिसको हम कहते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम सुदर्शन टीम भी ये कहती है कि जितने भी जिनको रिटायर्ड कहा जाता है, रिटायर्ड सैनिक, हालांकि अभी सर ने भी बताया और सुदर्शन भी ये मानता है कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहता है, देश की रक्षा करता है, चाहे वो किसी आर्मी में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो या फिर रिटायर्ड हो चुका हो। ऐसे सैनिकों का हमारे सुदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। वो आए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें ताकि जनता को उनकी जिंदगी के बारे में पता चले, उनके दायित्व के बारे में पता चले, किन कठिनाइयों के साथ वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अग्निवीर वाली जो स्कीम आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको लेके बहुत बवाल हुआ है देश भर में और युवाओं को भड़काया गया है, उन्हें भटकाया गया है, उन्हें बताया गया है कि ये एक बीजेपी का धोखा है। तो आप क्या बोलते हैं कि ये स्कीम कैसी रहेगी? नहीं, देखिए, जैसे मैं कह रहा था, हम तो आज 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर बचे हुए और उसमें भी अभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश को तोड़ने में लगी हुई है। हम जब JNK में मैं पोस्टिंग था, 89 की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे ऊपर ये लोग पत्थर मारते थे। जैसे हमने देखा है, अगर गांव में हमारे 3-4 अगर कोई फ़ौज की गाड़ी आ गई और कोई रुक गए तो हम लोग भाग भाग के जाके, अब गांव वाले पानी पिलाते, कोई चाय पिलाता है, लेकिन वहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती थी तो हमको पत्थर मारते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका कारण क्या है। अगर हम पीछे जाके देखें तो 2000 साल पहले अगर हम जाके देखें या 1400 साल पहले जाके देखें तो वहाँ कुछ जो ऐसे मज़हब निर्माण हुए हैं, उनके कारण ये एक लोगों के अंदर अपना एक अलग अलग अपना चूल्हा इस्टेब्लिश करने की जो होड़ लगी है, उसके कारण मैं समझता हूँ कि जैसे मैं भी 71 के लड़ाई में मैं खुद बहुत बुरी तरह से मेरे को लड़ाई में लगी थी। मेरे 47 जवान एक लड़ाई में एक जख्मी हुए थे। जख्मी तो खैर हुए, लेकिन 47 जवान मारे गए, शहीद हुए, 6 ऑफिसर मारे गए। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी देश के लिए कुर्बानी जो होती है, उसके बारे में लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती नहीं है। हम भी जानना चाहेंगे कि ये लड़ाई हुई थी कि मतलब किस कारणों से ये लड़ाई हुई थी? आपको पता ही है कि मतलब हमारा अभी हमें तो सब अभी इतिहास तो में हम जब देख सकते हैं 70 साल पहले, 75 साल पहले ये मज़हब के नाम पे 2 देश हुए। मतलब बैरिस्टर जिन्ना ने ये कहा कि भाई हमारा रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, हमारा पहरावा अलग है, हम छोटे भाई का पैजामा पहनते हैं, बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, तो हमको अलग देश चाहिए। ठीक है, गांधी नेहरू ने बोल दिया ठीक है इलेक्शन लगाओ, इलेक्शन हो गया। 100% ने बोला हमें दूसरा देश चाहिए, लेकिन गए कितने? 2% भी नहीं गए। अब 2% नहीं गए तो ठीक है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो रहिए। पूरे हिंदू और सिखों को निकाल दिया गया, लेकिन इधर से सारे मुस्लिम समुदाय पूरे नहीं गए, जिसकी वजह से आज भारत मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। जी इनफैक्ट महामहिम अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि एक क्लीन एक्सचेंज होना चाहिए।
ये क्लीन एक्सचेंज हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ रहते हो तो रहिएगा ना, बट आप ये मत कहिएगा कि एक साउथ का कोई आता है ओवैसी नामक कोई और वो कहता है कि तुम 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ को ख़त्म कर देंगे। अरे यहाँ हिंदुत्व शब्द लेने के लिए भी मतलब परेशानी लोगों को होती है। हिंदुत्व यानी ये हमारी एक जिसको कहते हैं ना जीवन प्रणाली है। हमारे यहाँ जातीय शब्द नहीं था, जातीय शब्द हमारा नहीं है, हमारी वर्ण व्यवस्था है। हम जब जन्म लेते हैं हम सब क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र यानी अज्ञानी, मतलब हमको जब से जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं वैसे वैसे हम ऊपर जाते हैं। मतलब वाल्मीकि जिसको हम कहते हैं कि आप जितने ऊपर जाओगे उतना आपके पास ज्ञान आएगा, तो आप ब्रह्म जानोगे। जब आप सेवा भाव में होते हो जी, तो आप शुद्र होते हो। जी 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 जी। उसके बाद जब आप व्यापार में आते हो तो आप वैश्य होते हो, और उसके बाद जब आप रक्षा करते हैं तो क्षत्रिय होते हो, और जब आप अनुभवी हो जाते हैं और अपना अनुभव से सभी को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं तो आप ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं। तो सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी देश के हालात है उसको कैसे सही किया जा सकता है। देखिए, अभी हमारी काफ़ी सारी समस्या है। सबसे पहले तो हमारी जो आबादी है, जैसे मैंने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय 25, 26, 27, 28 करोड़ ये देश की जनता थी। आज 70 सालों के बाद में आप 130 करोड़ हो गए। हालांकि ज़मीन पे शायद 150 करोड़ हो, क्योंकि हमारा गणित हमेशा गलत होता है। अब जिसमें बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है, 4-5 करोड़ वो भी आए हुए हैं। तो ये सब जो आबादी है उसके लिए हर चीज़ में, मतलब जिसको हम इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, हर चीज़ की डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई ऑब्वियसली कम होते जा रहा है हर चीज़ में, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है तो उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए उसके ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शिक्षा के ऊपर भी अच्छी तरह से शिक्षा नीति होनी चाहिए। उसके बाद पर्यावरण का हमारा जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण के ऊपर काम करना चाहिए। और हम तो ये खंडप्राय देश है, हमारे पंतप्रधान हमेशा कहते हैं कि हम तो सरकार की तरफ से करते रहेंगे, लेकिन लोगों का सहभाग होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ हम सब ने मिलकर ये देश को पुनर्निर्माण के लगना चाहिए। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने तो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के लिए देश में यात्रा भी की थी। ये सुदर्शन न्यूज की मुहिम है जिस पर मोहर लगनी बाकी है। हालांकि इस पे काफी चर्चा होने लग गई है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और अब देश को बचाने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बन गया है। देखिए अल्पसंख्यक जब हम वो खुद को कहते हैं तो वो और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और जहालियत आ जाती है। अभी देखिए उसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, या आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं। अभी यूपी में कई बच्चों ने किसी के ऊपर रंग डाल दिया होली में, कोई मुसलमानों बच्चों के ऊपर, तो शाम को आके उन्होंने वो हिंदू लड़कों के हाथ पांव तोड़ दिए। अरे उससे आपका धर्म कैसे भ्रष्ट होता है? हालांकि धर्म तो एक ही है, धर्म तो सनातन है, जो सनातन संस्कृति है, जो कीट पतंग पशु पक्षी इंसान सभी की सेवा की बात करती है। लेकिन ये जो मजहबें है, बाकी मजहबें, वो तो सिर्फ विशिष्ट समाज के प्रति काम करती है। यानी कहने का मकसद ये है कि सही मायने में आज के दिन में हमारे देश में ये माइनॉरिटी कमीशन हो या माइनॉरिटी के लिए जो, हालांकि आज सही मायने में पारसी माइनॉरिटी है, 50,000 भी नहीं है, या सिख माइनॉरिटी में जा सकते हैं, या हमारे और बाकी जो भी है शायद बौद्ध या बाकी और उसमें माइनॉरिटी में जा सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से मुस्लिम माइनॉरिटी हो नहीं सकती और उसके लिए ये ज़रूर एक नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं जैसे कह रहा था, काफ़ी सारी समस्याएं, आबादी की समस्याएं, एजुकेशन रिफॉर्म्स की समस्याएं, जैसे आप जैसे विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट की ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे विषय है हमारे यहाँ, और पर्यावरण के ऊपर भी बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और हम तो एग्रीगेरियन सोसाइटी है, यानी हमारी खेती प्रधान ये देश है, 60% लोग हमारे खेती के ऊपर निर्भर है, तो खेती के ऊपर काम होना चाहिए। तो हम फौजी पूना में, महाराष्ट्र में, हम लोग जितने पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँ आपके परमिशन से मैडम, देखिए जिस देश में पानी होगा, हाँ, वो देश महासत्ता होगा। आज के दिन में
दुनिया में 60 से 62 हज़ार डैम्स है, यानी धरण जिसको कहते हैं या डैम जिसको कहते हैं या बांध जिसको कहते हैं, उसमें से 22,000 डैम चाइना में है। चाइना में तो 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। हमारे यहाँ 5,000 डैम है इस देश में। भाखरा नांगल से लेके पेरियार तक 5,000 डैम है और सभी डैमों में गाद यानी पूरी मट्टी आके बैठी हुई है। और हर साल पूरा के पूरा जो पानी समुद्र मतलब ऊपर से जो आता है वो पूरा 80-85% समुद्र में चला जाता है और फिर 2 महीने के बाद में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। अभी महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी समस्या है। और नॉन गेंजेटिक स्टेट जो है जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर नीचे आई है तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये नॉन गेंजेटिक स्टेट में तो बड़ा क्राइसिस हो रखे है, पानी ही नहीं है लोगों को पीने के लिए। अभी हमारे यहाँ जलगांव के पास महाराष्ट्र में तापी नदी के ऊपर जो डैम है हथनूर करके, तो वो तो 70% मट्टी से भरा हुआ है। और वहाँ के किसान मेरे पास हमेशा आते रहते, बोले साहब कुछ करिएगा। हमने कहा यस हम कुछ करना चाहेंगे तो करेंगे, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन हमारा मीडिया वाला क्या दिखाता है, पहली बारिश होने के बाद में दूसरी बारिश होते ही बताते हैं कि पूरे के पूरे दरवाजे 28 दरवाजे कंट्रोल गेट खोल दिए और पूरा पानी 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 पानी। लेकिन सही मायने में 1 महीने के बाद में वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी किसानों की बेटियाँ आत्महत्या कर रही क्योंकि वो नहीं बनना चाहती अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ। तो कहने का मकसद है ये इसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। तो अगर हम 5,000 जो हमारे डैम्स जो है इस देश में अगले 10 सालों में हम सब मिलके लोकसभा से जो हमने पूना में जो काम किया हुआ है, जैसे हमारे पंतप्रधान कहते हैं कि लोकसभा बहुत ज़रूरी है, खंडप्राय देश है, सरकार करते रहेगी। तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल खड़गवासला पूना में हम भूतपूर्व सैनिकों ने किया हुआ है। वहाँ हमने उस डैम जो मतलब पूना के लिए जो पानी देता है, पूना डिस्ट्रिक्ट के लिए किसानों के लिए जो पानी देता है, उस डैम के अंदर से 25 लाख ट्रक लोड हमने वो मिट्टी निकाली है। अब उसका थोड़ा इतिहास बताना चाहूँ मैं। ये डैम 1879 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनवाया था। उस समय उस 22 किलोमीटर तालाब के अंदर 4 TMC पानी था और पूना की आबादी रफली 1-1.5 लाख 2 लाख थी। आज 140 साल के बाद पूना की आबादी 55 लाख हो चुकी है और वहाँ सिर्फ 1.5 TMC पानी है, यानी 60% उसमें मट्टी आई और 40% पानी है। तो ऑब्वियसली वहाँ क्राइसिस हो रहा है। तो हम लोग उसमें से वो मट्टी निकाल के किसानों को दे रहे हैं। और वो जो मट्टी है ये काला सोना जो है वो जिस किसान को हमने दिया, 28 गाँव में हमने वो मट्टी बांटी हुई है। तो जो 2 बोरी धान ले रहा था इससे पहले, वो तो अभी 10 बोरी धान ले रहा है। और अगर हम ये 5,000 डैम अगर साफ़ करें लोगों के सहयोग से, जो पूना का मॉडल है वो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें इस देश में, तो 2,500 नए डैम बनवाने का बेनिफिट मिलेगा। और आज के दिन में एक डैम बनवाने के लिए आज उसका इकोनॉमिक्स देखेंगे तो मिनिमम 5,000 करोड़ लगेंगे। तो ये सब बचत हो जाएगी और पूरी की पूरी मट्टी किसानों के खेतों में चली जाएगी। तो उससे पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये आपको शायद दंतकथा लगेगी मैडम, हम हर साल 50 से 55 हज़ार करोड़ की यूरिया की सब्सिडी बचत हो जाएगी। वो सब पूरा पैसा आप एजुकेशन को दीजिएगा, आप हाइजीन सैनिटेशन के लिए दीजिएगा। अभी हम पूना को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, बट मैम आपको मैं बताऊं कि वहाँ तो बहुत सारे स्कूलों में चौक नहीं है, हमारे टीचरों का पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये काम हुआ तो हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल केमिकल का इस्तेमाल ना रहित खाद अगर आप अपनी फसलों में यूज करेंगे तो न सिर्फ फसलें अच्छी होगी बल्कि उनको ग्रहण करने वाले यानी कि मनुष्य, पशु सब एक स्वस्थ जीवन भी जिएंगे, बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास भी जाता है तो उसको पहले क्या कहते थे डॉक्टर की हरी सब्जियां खाइए जी। लेकिन आज क्या कहते हैं डॉक्टर कि तोरी मत खाना, लौकी मत खाना, ये मत खाना। मतलब फ्रूट्स के लिए भी वो मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं बस लिक्विड पियो। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है कि फसलें केमिकल से होने लगी है, जिसकी वजह से हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं, अंदर से बीमार हो रहे हैं। पहले हम युवा देखते थे, यूथ पहले का कितना यंग लगता था और आज युवा इतना चल ही नहीं पाता है। मतलब इतना बुजुर्ग एक तरीके से कहे होता जा रहा है। नहीं, सही मायने में वही मैं कह रहा हूँ। जो हम
खुद के पेट हम थपथपा रहे हैं, पिछले जो हरित क्रांति करी है, लेकिन वो हरित क्रांति नहीं थी, वो यूरिया की क्रांति थी। वो सही मायने में यूरिया चल के वो काम हुआ था। लेकिन जो हम पूना में जो प्रयोग किया हुआ है, न सिर्फ फसलें बल्कि जमीन भी बर्बाद हो रही है और उन फसलों को ग्रहण करने वाले मनुष्य और पशु भी बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो मिट्टी जो है ये काला सोना है। ये काला सोना देने से, और उसके कैस्केडिंग बेनिफिट है, आपका पानी की भी क्षमता बढ़ रही है। और उसके अभी देखिए कावेरी के ऊपर कितना घमासान चल रहा है, पिछले कितने सालों से वहाँ पानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कर्नाटका गवर्नमेंट को कि भाई पानी रिलीज करिए तमिलनाडु को, वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर पिछले कितने सालों से कुछ नहीं काम हो रहा। तो हम एक सर्विसमैन हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई ऊपर के 2 जो डैम है, तुंगभद्रा और एक डैम है, अगर हम उसको साफ़ करेंगे, मट्टी निकाल देंगे तो ताकि पानी नीचे जाएगा। लेकिन उसके बनिस्बत हो क्या रहा है कि हर साल वहाँ 200-250 किसान आत्महत्या करते हैं, 100-200 बसें जलाई जाती है, 3-3, 4-4 महीने स्कूल बंद होते हैं। तो सही मायने में जैसे हमें फौज में सिखाया जाता है, इफ़ एट ऑल थर्ड वर्ल्ड वॉर हैज़ टू टेक प्लेस, इट विल बी ओनली फॉर वाटर, इट विल बी नॉट फॉर लैंड, इट विल बी नॉट फॉर ऑयल। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं आपके चैनल से आपने मेरे को ये संधि दी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 10 सालों में हम 5000 डैम साफ़ करने का अगर इरादा कर ले, क्योंकि आज रेड फोर्ट से, लाल किले से हमारे पंतप्रधानों ने यही बताया कि आप नया सोच लेके इस देश को बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस साल हम लोग ये सोच ले कि 5000 डैम हम लोग अगले 10 सालों में साफ़ करेंगे, सो दैट इतनी मिट्टी पूरे चारों तरफ हमारे खेतों में चली जाएंगी, और जो जिसको हम कहते हैं ज़मीन का फूल है, वो वापस ज़मीन को वापस मिल जाएगा, और 2500 डैम बनवाने का हमको श्रेय मिलेगा। और उससे जो उत्पत्ति होगी अन्न धान की, तो हम चंद्रमा से आगे कोई ग्रह तारा हो वहाँ भी भेज सकते हैं, और हम जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसके तरफ हम आराम से जा सकते हैं। तो ये 3-4 इश्यूज़ जो है जिसके ऊपर मैंने इससे पहले बात की, आबादी, फिर शिक्षण, फिर पर्यावरण, फिर खेती के विषय में जो बातचीत है, तो ये प्रण लेके हम लोगों ने काम करना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बदल जाएगी। आने वाले वर्षों को, आज़ादी के महोत्सव को इस तरीके से मनाना है कि एक नए भारत का निर्माण हो जाए। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे जैसे फौजी को आपने बुलाया। अभी आपको मैं ये बताना चाहूँ, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ, हम जब भी कहीं प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ बाकायदा एयरपोर्ट पे अनाउंस किया जाता है, किसी देश का भूतपूर्व सैनिक हो या सैनिक हो, उसको हवाई जहाज़ में चढ़ने का सबसे पहला सम्मान दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ कोई शिक्षक हो तो उसको भी वो सम्मान मिलता है। हमारे देश में ये कब होगा पता नहीं, लेकिन आज आपने मेरे जैसे सैनिक को यहाँ बुलाया, तो मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष के पूरे सैनिकों का आपने सम्मान किया। जो हमारे सीमा पे जो स्थित जो सैनिक है उनका भी आपने सम्मान किया, उनका स्वागत करता है। अगर वो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आए और हमारे साथ अपने सारे अनुभवों को शेयर करें, ताकि लोग उनके अनुभवों से सीख सके और सावधान रह सके अपने दुश्मनों से। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।